बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के 6 से 7 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको कवर करा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर यूनेस्को की। तो अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी लंदन में। जगह का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ पर? तो लंदन में। और देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय जो है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अच्छा, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है दोनों का ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखते चलिएगा। देखिए, मुख्यालय से संबंधित प्रश्न जो है बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। देखिए, झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था। मैंने कई दफ़ा आपको बताया भी है कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था, आप डेट सहित याद रखिएगा। तो देखिए, झारखंड का गठन जो हुआ था ये 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है, तो 1936 में होता है। और बिहार से फिर झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग होता है। तो ये डेट सहित आप याद रखिएगा। अच्छा, 2000 में जो है आपको याद होगा, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, झारखंड का तो आपको याद हो गया 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यहाँ पर देखिए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है। और इसी प्रकार से बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का 6 से 7 मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ में जो है ना, सिडबी का भी हेडक्वार्टर है। सिडबी का भी मुख्यालय है। अब देखिए, सिडबी का जो है हिंदी में इसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है, ठीक है ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा लखनऊ में है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, कोलकाता में किसका मुख्यालय है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, बट केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम का कार्यालय का मुख्यालय पूछेगा तो ये नई दिल्ली में है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए चेन्नई में क्या है, तो चेन्नई में जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है मुख्यालय, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है चेन्नई में है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो ये कौन सा अंग है, तो फ्रेंड्स ये है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ना ये अंतः और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। और आपको याद होगा कि अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोला जाता है, यहीं से इंसुलिन का स्रावन होता है। क्लियर। जो शरीर में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग जो था ना, वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, बंगाल का। और यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको याद होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। यही विलियम बेंटिक है जिसके समय में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस से आपको क्या याद आ रहा है, इसने 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अच्छा अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शोर ने बनाया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाया था और लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अच्छा पुष्कर मेला यहाँ पर हरिहर क्षेत्र का मेला जिसको कि सोनपुर मेला कहा जाता है, अपने राज्य बिहार में आयोजित होता है। और यहाँ पर पुष्कर मेला पूछा गया है, इसका आयोजन राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान में इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो अजमेर में होता है। अजमेर जिला में एक शहर है पुष्कर, पुष्कर में ही इसका आयोजन होता है। तो यहाँ पर अजमेर ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज़ रोग से निदान पाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंसुलिन के बारे में, इसी इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन जो है एक तरह का जो है हार्मोन होता है जिसका जो है श्रवण कहाँ से होता है, तो ये आपका अग्नाशय से होता है। और ये शरीर में शुगर और ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है हमारे बॉडी से, वही नियंत्रित करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इंसुलिन का जो स्रावन होता है ये अग्नाशय से होता है, लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से इसका स्रावन होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स रडार की अगर हम बात करते हैं तो रडार के आविष्कारक जो है ना डॉक्टर अल्बर्ट टेलर और लियो यंग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रडार का, और रडार का इस तरह से रडार अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा 2025 वाला आपको बुकर पुरस्कार याद रखना है। 2025 में बुकर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, मैं यहाँ पर अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, डेविड SZALAY, डेविड एस जेले, इस तरह से याद रखिएगा, डेविड एस जेले इनको दिया गया है। और इनके उपन्यास किसके लिए, फ्लैश के लिए, इनके उपन्यास एक फ्लैश के लिए दिया गया है, फ्लैश के लिए, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2025। अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि बानू मुश्ताक को दिया गया है, भारतीय हैं बानू मुश्ताक, उन्हीं को दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है ना, हार्ट लैम्प उनकी रचना है, उसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है साहित्य लेखन में, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गया।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2026। और बिल्कुल जो बिहार एसएससी का कार्यालय परिचारी का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम एवं पैटर्न, उसी पैटर्न पर आधारित इसमें जो है प्रश्न आपको दिए गए हैं। इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन पेपर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिखने को मिल जाते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और सबसे खास बात इसमें क्या है कि पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस बुक को आप परचेज कर लीजिए, और इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी, तो सबसे पहली रेलगाड़ी किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। और यह 1853 में चली थी। आपको याद होगा पहली ट्रेन जो है बम्बई से थाने के बीच चली थी, बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर 1853 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति, तो देखिए सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति जो है 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दार्जिलिंग का जो चाय है ना, पहली बार इसी को जीआई टैग दिया गया था। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए पंचतंत्र की रचना जो है ना, ये विष्णु शर्मा ने किया है। किसने किया हुआ है? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विष्णु शर्मा दिया गया है, आपको याद रखना। अच्छा, देवकी नंदन खत्री का याद रखिएगा चंद्रकांता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रकांता किसकी है, तो चंद्रकांता जो है ना, ये देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, आधे अधूरे पूछा जा रहा है आजकल बिहार के एग्जाम में, आधे अधूरे, तो ये रचना है आधे अधूरे मोहन राकेश की। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दीप शिखा यामा, यामा याद रखिएगा, यामा ये रचना है महादेवी वर्मा का। दीप शिखा भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आपको लगेगा बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, बट एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। मार्ग परिवर्तन के कारण जो है ये काफ़ी विनाशकारी हो जाती है, इसी कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? कौन इसमें से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? बताइए, सोच समझ करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। अब देखिए राजदूत जो होते हैं, जो विदेशों में भारत के राजदूत होते हैं, ये बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, आपको याद होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति दिया गया है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति के अभाव में राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव, तो आपको याद होगा कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखा था? तो फ्रेंड्स ये बाबर ने रखा था। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी में इसने जो है, बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने किसको हराया था? फटाफट बताइए। तो इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। क्लियर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध भी है, पानीपत का तीसरा युद्ध भी है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, ठीक है ना, 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें भी अकबर जीत जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा बक्सर की लड़ाई दिया गया। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई जो है ना ये 1764 में हुआ था, ठीक है ना। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र का सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होता है। केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा, तो ये उत्पाद कर से होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखिए योजना आयोग तो है नहीं, अब नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ है नीति आयोग। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ना, वहीं नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं, ठीक है ना, सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष, देखिए यहाँ पूछने का मतलब है संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक होती है, ठीक है ना, दूसरी बैठक, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा आप। अच्छा, संविधान सभा का पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये सब पॉइंट भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिएगा। क्लियर, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है ना ये आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर। और सबसे गहरा महासागर भी है प्रशांत महासागर, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा अटलांटिक महासागर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की तरह है? तो एस अक्षर की तरह किसका है? तो ये अटलांटिक महासागर का है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी के पास स्थित है। और आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। ब्लैक पैगोडा, अच्छा ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात कौन है? तो फ्रेंड्स ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कहाँ पर? तो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, गंग वंश के राजा थे। क्लियर, तो यहाँ पर आपका कोणार्क मंदिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला मंदिर, अगला प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल, तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ना ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका महादेश में है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है ना। और ये बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा पर जो है ये फैला हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यह एक अर्ध शुष्क रेतीला और उष्णकटिबंधीय घास का यहाँ पर मैदान भी है। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका अफ्रीका हो जाएगा। अच्छा, सहारा मरुस्थल के बारे में आपको याद होगा, सहारा के बारे में। सहारा जो है ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा, और यूरोप का एक प्लेग्राउंड है, यूरोप के खेल का मैदान। तो यूरोप का अखाड़ा अगर पूछेगा तो यूरोप का अखाड़ा जो है ना, बताइए, यूरोप का अखाड़ा यानी कि एक तरह से कहें तो युद्ध का मैदान, ये जाना जाता है किसको? तो बेल्जियम को। और यूरोप का प्लेग्राउंड पूछेगा
तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई, यहाँ पर देखिए संसदीय है और एक संघात्मक पूछा जाता है। तो अगर संघात्मक प्रणाली पूछेगा तो संघात्मक लिया गया है कहाँ से, संघात्मक लिया गया है कनाडा से, ठीक है ना, कहाँ से, कनाडा से। और संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, इसे भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता मैंने बता ही दिया, ठीक है, ये सब लिया गया ब्रिटिश। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, आपको याद होगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संविधान सभा द्वारा प्रदत्त हो जाएगा ना, मौलिक अधिकारों में, सिंपल से याद रखिए, मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकार में। तो देखिए संविधान द्वारा प्रदत्त जो है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें संशोधन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ठीक है ना, संसद के पास। मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सदन के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका संसद हो जाएगा। और मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, तो 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, डायोप्टर को इस तरह से डी से डिनोट किया जाता है, और लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए इस तरह का प्रश्न मैंने ऑलरेडी शायद आपको कराया भी है। देखिए जब भी यहाँ पर डायोप्टर दिया गया हुआ ना, तो जब भी आप लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे वो मीटर में निकल के आएगा। जैसे कि लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर आपको अच्छा पहले देखिए लेंस का जो क्षमता होता है, तो क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/f होता है। f क्या है, यही फोकस दूरी है। पावर ऑफ लेंस होगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जिसको कि डायोप्टर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपको f निकालना है, फोकस दूरी f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। 1/p कितना है, 2.5 है। ये डेसिमल हटाइए, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, 1 0 चला गया। अब देखिए ये आपका आया इसी तरह से रखिए, चूंकि इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो जब भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, करेंगे ना। अब देखिए 2500 का 100, 10 × 4 यानी कि 40 सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा जब भी आप इस तरह से डायोप्टर दिया गया है, फोकस दूरी आप निकालेंगे तो वो मीटर में निकलेगा। तो मीटर में निकाल लीजिए और जिस भी यूनिट में बदलने को प्रश्न में कहे आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो बखूबी आपको याद होगा, थोड़ा सा 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले याद रखिएगा 1885 में हुई थी। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, W.C. बनर्जी ने किया था। इतना क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड अधिवेशन का। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये आजकल पूछा जा रहा है। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो जिसने भी बनवाया था आपको याद होगा, ठीक है ना। ताजमहल का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, ये सब शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स, शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अगस्त 1920। आप 1920 भी याद रखेंगे तो चलेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि एक कांड होती है चौरी चौरा की कांड, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा नामक स्थान वहीं पे होता है, जिसमें जो है पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिससे कुछ सिपाहियों की मौत हो जाती है, जिससे ये एक हिंसक आंदोलन में बदल गया। गांधी जी को जब इसकी सूचना मिली तो गांधी जी काफ़ी स्तब्ध हुए, दुखी हुए और इस
घटना के कारण, ये घटना फरवरी 1922 की है, चौरी चौरा की कांड, ये फरवरी 1922 की घटना है। गांधी जी ने इसके बाद जो असहयोग आंदोलन था उसको बंद करने का जो है निर्णय लिया था, तो यहाँ पर चौरी चौरा हो जाएगा। अच्छा, डांडी मार्च पूछा जाता है कि गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से किया था। तो इन्होंने डांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को किया था अपने साबरमती आश्रम से। साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ, और फिर ये पहुँचते हैं डांडी 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ, और 6 अप्रैल को ये डांडी पहुँचते हैं। डांडी में इन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बनाकर के नमक कानून को तोड़ा, और उसी 6 अप्रैल के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जालियांवाला कांड जो है ना ये हुआ था कब, तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आप इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना, कभी कभी डेट दे करके पूछता है, याद रखिएगा। और ये बैसाखी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। कभी कभी पूछा जाता है कि किस त्यौहार के दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था। कहाँ पर है ये जालियांवाला बाग? तो अमृतसर पंजाब में है। रॉलेट एक्ट की विरोध करने के लिए ये एक सभा हो रही थी, जिसके ऊपर जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और पूछा जाएगा कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है। ये ग्वाइटर नामक रोग जो है ना इसको घेंगा भी कहा जाता है। तो घेंगा जो है पूछा गया है कि किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। ठीक है, ये गला से संबंधित होता है, गला इसमें फूल जाता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। लोहा की कमी से जो है एनीमिया होता है, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एड्स किसके कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो आपको याद होगा कि एड्स जो होता है ना ये आपका होता है वायरस के कारण, HIV नामक वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है धीरे धीरे, और अंततः आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर के बारे में पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए पंडित रविशंकर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है ना, प्रसिद्ध सितार वादक, आपको याद होगा। ठीक है। अच्छा, जाकिर हुसैन का नाम पूछा जाता है, तो ये प्रसिद्ध तबला वादक है जाकिर हुसैन। साथ ही साथ याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक है। ठीक है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पूछा जाएगा, तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, 1828 में इन्होंने किया था। ठीक है, 1828 में इन्होंने जो है स्थापित किया था। और इन्होंने ही जो है आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज की भी स्थापना किया था। आत्मीय समाज की, आत्मीय समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। क्लियर। अच्छा, राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर देखिएगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती दिया गया है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को यानी कि इसका जो मास है वो आपका दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, और वेग को आधा किया जाए, यानी कि वेग को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो है आपका, इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है, तो ½ mv² होता है। और देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आप जब भी मैं बताते चलता हूँ आप ध्यान से सुनते चलिए। देखिए ½
यहाँ पर देखिए मास कितना हो गया है 2m हो गया है, वेलोसिटी कितना हो गया आधा हो गया है। मैंने बिल्कुल पुट कर दिया फार्मूला। अब जब भी इसको आप सॉल्व करिएगा आप प्रयास करिएगा ये फार्मूला आप भीतर से ढूंढ करके निकालिए। जैसे आप अब ऐसा नहीं कि ये आधा से यहाँ नीचे 2 है यहाँ पर 2 है तो आप काट दीजिए, ये बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना, इससे आपको असुविधा होगी। आप क्या करिए ना, पहले एक बार और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2m हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा v² और नीचे आ जाएगा 4, यहीं आ जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करिए, ये आप हाफ फार्मूला निकालिए, यहाँ पर m, यहाँ पर देखिए v² है। अब बचा कितना 2 और 4 यहीं बचा ना, तो इसको आप फर्दर काट सकते हैं। तो इसको कितना हो जाएगा आधा आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा। फार्मूला के बाहर कितना आ जाएगा आधा, आधा इधर आ गया और मैंने फार्मूला को एज इट इज निकाल दिया है, तो हाफ mv² हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आधी हो जाएगी, हो गया ना। अब उस तरह से सबको काटने लगिएगा ना तो वो दिक्कत होता है। तो आप क्या कोशिश करिए कि फार्मूला को बाहर निकाल लीजिए, बाकी छोड़िए ना, वो सब अपने पता चल जाएगा कि आधा हो रहा है कि चौगुना हो रहा है कि 1/4 हो जा रहा है कि 1/16 हो जा रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म इसका फार्मूला होता है CHCl3 होता है, यही होता है ना क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, क्या होता है CHCl3। अच्छा देखिए, इसको बनाने के लिए मीथेन गैस उपयोग में लाया जाता है, और आपको याद होगा शायद कि क्लोरोफॉर्म को जो है ना ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ट्राईक्लोरोमीथेन भी इसको कहा जाता है। मीथेन और क्लोरीन को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसको बनाया जाता है, मीथेन और क्लोरीन को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मीथेन दिया गया है, मीथेन और क्लोरीन को 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बनाया जाता है। फार्मूला हो गया, इसको ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक तरह का निश्चेतक के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। चलिए, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम तो फ्रेंड्स वंदे मातरम क्या भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान जन गण मन है, याद रहेगा ना। अच्छा, राष्ट्रीय गीत की रचना जो है यानी कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, आनंद मठ से लिया है इन्होंने, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अच्छा, एक केंद्रीय है और एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस में है, फिलीपींस कंट्री है, फिलीपींस में है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछा गया है जो कि आपका उड़ीसा के कटक में है, तो कटक उड़ीसा ध्यान रखिएगा आप, क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो देखिए, एक जनरेटर है, तो जनरेटर क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, नदी वगैरह में जो बांध बना करके जल स्टोर किया जाता है, पानी को जमा किया जाता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने बताया था कि भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, यहाँ पर पूछा गया अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और हम लोगों ने 40 प्रश्न कवर किया हुआ है, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा।